नमस्कार मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रारंभ करने वाले हैं हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के खंड आ के अंतर्गत पांचवी यूनिट को। पांचवी यूनिट को प्रारंभ करने से पहले हमें यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर हमें इस यूनिट के अंतर्गत क्या पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सभी यूनिट का बराबर महत्व पीएससी में हो गया है। एमपीपीएससी के सिलेबस में स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया है कि हर यूनिट से बराबर बराबर अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, बराबर बराबर शब्द सीमा के साथ बराबर प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने पिछली यूनिटों में देखा है कि हर यूनिट से 3 नंबर के, कितने नंबर के? 3 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाने हैं? 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसी तरीके से 5 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 11 नंबर का एक प्रश्न, एक क्वेश्चन पूछा जाना है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से फर्स्ट यूनिट की बात करें, सेकंड यूनिट की बात करें, थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट की बात करें, उसी तरीके से फिफ्थ यूनिट अर्थात 5वीं इकाई में भी आपको इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाने हैं। शब्द सीमा आप सभी को ज्ञात होगा कि 3 नंबर के प्रश्न 10 शब्दों में, 5 नंबर के प्रश्न जो हैं वो आपको 50 शब्दों में या 5 से 6 लाइनों में लिखने हैं और 11 नंबर के प्रश्न 200 शब्दों में लिखने हैं। तो इस तरीके से इस इकाई से भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये तो हमने देख लिया फॉर्मेट। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर आयोग ने 5वीं यूनिट के अंतर्गत या 5वीं इकाई के अंतर्गत आखिर सिलेबस में क्या क्या समाहित किया है, आखिर क्या क्या पढ़ने के लिए हमसे कहा है। तो आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आपको 5वीं इकाई के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? प्रमुख रियासतों। ध्यान रखिएगा, यहां पर सभी रियासत नहीं लिखी, प्रमुख रियासत लिखी हैं और उन रियासतों को यहां पर लिख के भी दिया है कि आपको प्रमुख 6 रियासतों का अध्ययन करना है और उन 6 रियासतों में आती हैं गोंडवाना रियासत, बुंदेली रियासत, बघेली रियासत, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत और भोपाल रियासत। इस तरीके की आपको 6 रियासतों का अध्ययन करना है। ध्यान रखिएगा, आयोग ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि ये जो 6 रियासत हैं इनमें आपको कहां से कहां तक अध्ययन करना है। तो इन 6 की 6 रियासतों में आपको प्रारंभ से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक के समय में जो रियासत रही हैं उनका अध्ययन करना है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के, वर्तमान मध्य प्रदेश के भौगोलिक संदर्भ में इसका अध्ययन करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम जब 1956 की बात करते हैं, 1956 में जब मध्य प्रदेश का पहली बार पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, इसके पहले ABCD में वर्गीकृत थे सभी राज्य, फिर राज्यों को पुनर्गठित करके भाषा के आधार पर बांटा गया था और 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारी रियासतें थीं जिनका विस्तार उत्तर प्रदेश में भी था, मध्य प्रदेश में भी था, छत्तीसगढ़ में भी था, मध्य प्रदेश में भी था। तो इस तरीके से फिर छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तो उन्होंने कहा है कि अभी जो मध्य प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक संदर्भ है, अर्थात छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद जो अब हमारा मध्य प्रदेश बचा हुआ है जिसमें 10 संभाग और 52 जिले हैं, उसके अंतर्गत आने वाली रियासतों का ही हमें अध्ययन करना है। अर्थात यदि कोई रियासत है और उसका कुछ भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चला गया है, तो हमें जो भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत चला गया है या जो रियासत का भाग उसके अंतर्गत है उसका हमें अध्ययन नहीं करना। हमें अध्ययन किसका करना है? जो भाग मध्य प्रदेश में वर्तमान में समाहित है। तो क्लियर हुआ? इस तरीके से ये आपका सिलेबस प्रदर्शित किया गया है आयोग के द्वारा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है 5वीं इकाई के अंतर्गत और किस तरीके से पढ़ना है। किस तरीके से मतलब कि आपको इन इकाइयों को या इकाई के अंतर्गत जो टॉपिक दिए गए हैं या जो रियासतें दी गई हैं उनको आपको 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्नों के आधार पर तैयार करना है, क्योंकि इन 6 की 6 रियासतों से हर वर्ष इसी तरीके के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। बराबर नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाना अति आवश्यक, मतलब पूछे जाएंगे ही, क्योंकि हर यूनिट में नंबर बराबर दिए गए। क्लियर हुआ? चलिए, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेबस समझा और अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं हमारी पहली रियासत जिसका नाम है गोंडवाना रियासत। गोंडवाना रियासत, गोंडवाना रियासत की बात करें तो गोंडवाना रियासत की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, 664 ईस्वी में हो गई थी। कब हो गई थी? 664 ईस्वी में हो गई थी। वैसे माना जाता है इसमें दूसरी सदी में, लेकिन दूसरी सदी के बाद गोंड साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, है ना। गोंड साम्राज्य की नींव कब डल गई थी? दूसरी शताब्दी में। लेकिन 664 ईस्वी में, कब? 664 ईस्वी में एक यदुराय राजा हुआ करते थे जिन्होंने गोंडवाना रियासत की नींव रखी थी या इसे प्रारंभ किया था और यदु राजा का वंश ही सबसे बड़ा चला था और इसी यदु राजा के नाम पर इस वंश का नाम पड़ा था यादव वंश।
क्या कहा गया था? यादव राय का वंश। जो यादव राय थे, यदु राजा, उनके 62 वंशजों ने सबसे अधिक समय तक गोंडवाना रियासत में शासन किया था। कितने वंशजों ने शासन किया था? तो 62 वंशजों ने शासन किया था। आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे, देखो क्या होता है, कोई भी रियासत होती है तो वहां पर अलग अलग वंश आते हैं, अलग अलग वंश शासन करते हैं, एक वंश समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा वंश आता है, दूसरा वंश समाप्त हो जाता है, तीसरा वंश आता है। तो यहां पर भी जो यदु वंश है, उस यदु वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था। और उसके कितने वंशजों ने शासन किया था? तो 62 वंशजों ने यहां पर शासन किया था। अब बात कर लेते हैं हम यदुवंश की विशेषताओं की। यदुवंश की विशेषताओं की बात करें कि जो यदु का वंश था या यादव राय का जो वंश था, उसकी आखिर विशेषताएं क्या थी? तो दोस्तों आप देखिएगा कि जो गोंडवाना वंश है वो क्या था? एक जनजाति का वंश था, और जनजाति पहले कबीलों में निवास किया करती थी। तो जिस तरीके की कबीलों की संस्कृति हुआ करती थी, उसी तरीके की संस्कृति किसकी थी? गोंडवाना रियासत के वंशों की थी, या यादव राय के वंश की थी, या गोंड वंशों की थी। तो यदि हम बात करें कि इनकी भाषा कौन सी थी, तो यादव राय के जो वंश थे, जो गोंडवाना रियासत चल रही थी, इसकी भाषा कैसी थी? गोंडी थी। कौन सी भाषा थी? गोंडी भाषा थी। और यहां पर जो मुद्रा चलती थी वो किसकी चलती थी? स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, सोने की मुद्राएं चलती थी। कहा जाता था कि यह राज्य जो था बहुत ही समृद्ध था, और यहां पर जो किसान थे वो अपना जो कर चुकाया करते थे राजा को, वह स्वर्ण मुद्रा के रूप में ही चुकाया करते थे। किसान अपना लगान किस में चुकाते थे? स्वर्ण मुद्रा के रूप में ही चुकाते थे। यहां के लोग प्राकृतिक धर्म को मानते थे। क्यों? क्योंकि कबीलाई संस्कृति थी, और कबीलाओं में पहले प्राकृतिक धर्म को माना जाता था। अब प्राकृतिक धर्म से मतलब क्या है? तो प्राकृतिक धर्म के अंतर्गत जो प्रकृति के अंतर्गत चीजें आती हैं, जैसे कि वायु के देवता वायुदेव, पवन देव, या फिर वर्षा के देवता इंद्र, या फिर और भी देवता हैं, अग्नि देवता हैं, वनस्पति के लिए पहाड़ है, नदी है, इनको ही ईश्वर माना जाता था, ईश्वरीय तुल्य माना जाता था, और इन्हीं की पूजा की जाती थी। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो अभी वर्तमान समाज में स्त्री पुरुष में असमानता दिखाई जाती है, गरीब और अमीर में असमानता दिखाई जाती है, जाति का भेद होता है, तो जो यादव राय का वंश था, जो गोंडवाना रियासत थी, वहां पर इस प्रकार की असमानताएं नहीं थी। वहां पर सभी लोगों को समान दर्जा दिया जाता था, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे राजा हो और चाहे प्रजा हो, चाहे किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, सभी को एक समान दर्जा दिया जाता था। यहां पर जीवन यापन हेतु कार्य करना आवश्यक माना जाता था, अर्थात कर्म पर प्रमुखता दी जाती थी। कहा जाता था कि कोई भी व्यक्ति बगैर कर्म किए भोजन ग्रहण नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है कि वह बगैर कर्म करे भोजन ग्रहण करता है, तो उसे अपराध माना जाता था और उसे दंड भी दिया जाता था। इस राज्य में भिखारी, कौड़ी, जो अलाल थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान नहीं था। जो भी व्यक्ति काम करना नहीं चाहते थे, जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करना चाहते थे, जो कौड़ी थे, इस तरीके के व्यक्तियों का इस समाज में कोई भी स्थान नहीं था। और यदि वह पाए जाते थे समाज में, तो उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। जो साधु हैं, बाबा हैं, और जो बेगारी होते थे, इनके लिए क्या दिया जाता था? देश निकाला दिया जाता था, उन्हें देश से बाहर कर दिया जाता था। और कहा जाता था कि जो गोंडवाना रियासत है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना रियासत में हम यादव राय के वंश की बात कर रहे हैं, तो इसी का वंश सबसे ज्यादा समय तक चला था, और इसी की विशेषताएं गोंडवाना रियासत में हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति कर्म करेगा वही फल प्राप्त करेगा, बगैर कर्म के फल यहां पर प्राप्त नहीं होगा। यहां पर विशेषकर पशु प्रेम को स्वाभिमान के रूप में देखा जाता था। क्यों? क्योंकि कबीलाई सभ्यता थी, और यहां पर प्रकृति को प्रेम किया जाता था, प्रकृति को ही सर्वोपरि माना जाता था। तो यह क्या हुआ? यादव राय वंश की विशेषताएं हुई, और वह वंश है यादव राय वंश, जिसके बहुत सारे वंशजों ने गोंडवाना रियासत में शासन किया था। अब हम बात कर लेते हैं गोंडवाना जो वंश है, या गोंडवाना जो रियासत है, उसका गढ़मंडला में संस्थापक कौन था, या जो यादव राय वंश है, इसका सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सबसे प्रतापी शासक था संग्राम साय, और उसने गढ़मंडला में गोंडवाना वंश की स्थापना की थी, गोंडवाना रियासत की स्थापना की थी। कहां पर? गढ़मंडला में। यदि हम गोंडवाना रियासत की बात करें, तो गोंडवाना रियासत की सबसे पहली राजधानी, सबसे प्रारंभिक राजधानी क्या मानी जाती है? गढ़ा मानी जाती है। सबसे पहले इनकी राजधानी गढ़ा थी। फिर बाद में अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग राजधानियां बनाई गई, जैसे कि मदन महल संग्राम साह के द्वारा बनाई गई। संग्राम साह कौन थे? जिन्होंने गढ़मंडला में गोंडवाना रियासत की स्थापना की थी, और यह सबसे पराक्रमी या सबसे महान शासकों में से एक थे।
और इन्होंने गढ़ा से अपनी राजधानी किसको बनाया? मदन महल को बनाया। किसको बनाया? मदन महल को। फिर इसके बाद सिंगौरगढ़ राजधानी किसने बनाई? दलपत शाह ने बनाई। दलपत शाह ने मदन महल को राजधानी परिवर्तित करके सिंगौरगढ़ बना दी थी। और फिर इसके बाद इनकी पत्नी आती है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती चौरागढ़ को राजधानी बना देती हैं। किसको बनाती हैं? चौरागढ़ को राजधानी बनाती हैं। तो क्लियर हुआ, मदन महल, मदन महल के बाद सिंगौरगढ़, सिंगौरगढ़ के बाद चौरागढ़, और चौरागढ़ के बाद फिर गोंडवाना रियासत की राजधानी बनती है गढ़मंडला, और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति तक यहाँ की राजधानी जो है गढ़मंडला ही बनी रहती है। और गढ़मंडला किसके द्वारा बनाई जाती है? नरेंद्र शाह के द्वारा बनाई जाती है। तो फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यह प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ लिए जाते हैं और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि गोंडवाना रियासत की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? गढ़ा थी। फिर यदि संग्राम शाह की बात करें तो संग्राम शाह के समय यहाँ की राजधानी मदन महल बना दी गई, दलपत शाह के समय सिंगौरगढ़, रानी दुर्गावती के समय चौरागढ़ और नरेंद्र शाह के समय गढ़मंडला बना दी गई थी। ध्यान रखिए, जो चौरागढ़ था रानी दुर्गावती के समय सबसे प्रमुख स्थान माना जाता था। कहा जाता था कि यह सबसे समृद्ध स्थल था और रानी दुर्गावती का जितना भी खजाना था वह चौरागढ़ में ही स्थापित कर दिया गया था, चौरागढ़ में ही रख दिया गया था। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। चौरागढ़ की एक कहानी और है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि जो चौरागढ़ है, चौरागढ़ में इनके पुत्र जो वीर नारायण होते हैं उनको पकड़ने के लिए मुगल शासक जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वह क्या कर लेती हैं? अपने आप को आग में समर्पित कर देती हैं। तो इसकी कहानी हम आगे पढ़ेंगे कि चौरागढ़ की कहानी क्या है। अभी तो बस यहां समझ लीजिए आप कि ये राजधानियां क्या क्या थीं। तो क्लियर हुआ, गोंडवाना जो रियासत है इसकी राजधानियां कितनी थीं? सबसे पहली गढ़ा थी, फिर मदन महल संग्राम शाह के समय हुई, सिंगौरगढ़ जो थी वो दलपत शाह के समय, चौरागढ़ रानी दुर्गावती के समय और मंडला नरेंद्र शाह के समय बनी। अब बात कर लेते हैं हम गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों की। तो सबसे प्रमुख शासक कौन होते हैं? संग्राम शाह होते हैं। कौन होते हैं? संग्राम शाह, जो 1482 से 1532 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका कार्यकाल क्या रहा है? 1482 से 1532 ईस्वी तक। यह यादव राय वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। कैसे थे? सबसे प्रतापी शासक थे जिन्होंने गोंडवाना रियासत का सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तार किया था। इन्होंने युद्ध करके अनेक राजाओं को हराया था और राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने साम्राज्य में 52 गढ़ स्थापित किए। कितने गढ़ स्थापित किए? 52 गढ़ स्थापित किए। ये गढ़ मतलब जो महल थे उनका निर्माण किया था इन्होंने। और जो केंद्रीय इकाई थी, यहाँ पर केंद्रीय इकाई में प्रमुख क्या होता था? राजा होता था। और जो केंद्रीय इकाई होता था इसका विभाजन फिर बाद में गणों में होने लगा और गणों का विभाजन ग्रामों में। अर्थात यदि हम केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन क्या होता था? सबसे प्रमुख केंद्र होता था। केंद्र का विभाजन गणों में होता था और गणों का विभाजन किस में होता था? ग्रामों में हो जाता था। और ग्रामों का मुख्य या प्रमुख कौन कहलाता था? मुकद्दम कहलाता था। क्लियर हुआ? इस तरीके से इनका केंद्रीय प्रशासन या प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है। और इसी तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। इन्होंने महाराजा की उपाधि भी धारण की थी तथा दिल्ली के शासक इब्राहिम शाह लोदी थे, उन्होंने इन्हें शाही की उपाधि दी थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि इन्हें शाही की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? इब्राहिम लोदी ने दी थी। आगे जाके इन्होंने सिकंदर शाह जो लोदी थे, सिकंदर शाह लोदी से भी ये क्या करते हैं? संधि करते हैं और संधि कर कर उसे मना लेते हैं अपने ऊपर आक्रमण ना करने से, जिससे यह अपने साम्राज्य का सही तरीके से विस्तार कर पाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्या हुए? संग्राम शाह हुए। संग्राम शाह के यदि विषय में आपसे उपलब्धियां पूछ ली जाती हैं या संग्राम शाह 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं तो आपको थोड़ी सी जानकारी इनके विषय में होनी चाहिए। यदि ये और ज्यादा शब्दों में पूछे जाते हैं तो संग्राम शाह के विषय में देखिए, एक तो 200 शब्दों में यहां से प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा स्पष्ट प्रश्न नहीं आ जाएगा कि संग्राम शाह पर टिप्पणी लिखिए 200 शब्दों में, 5 नंबर में ही मैक्सिमम आएगा। या फिर इनका स्थापत्य कला पूछा जाएगा, तो वो हम आगे जाके जब हम जो गोंडवाना रियासत है इसकी जब हम उसकी स्थापत्य कला की बात करेंगे तो स्थापत्य कला में हम विशेष तौर पर उसको बताएंगे कि संग्राम शाह ने किन किन महलों का निर्माण कराया था। तो यहां पर आप बस इतना रखिए कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं गोंडवाना जो वंश थी उसकी वंशावली की। एक कहानी है, कहानी को आप समझ लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि गोंडवाना का जो मंडला में स्थापना की थी गोंडवाना रियासत की, वो किसने की थी? संग्राम शाह ने की थी। और ये सबसे प्रतापी राजा थे यादव राय वंश के।
इनके दो पुत्र होते हैं, एक होता है दलपत शाह और एक होता है चंद्र शाह। कौन कौन होते हैं? दलपत शाह और चंद्र शाह। दलपत शाह बड़े पुत्र होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, और चंद्र शाह क्या होते हैं? छोटे पुत्र होते हैं। दलपत शाह का विवाह सिंगौरगढ़ के किले में किससे हो जाता है? रानी दुर्गावती से हो जाता है, और ये कुछ समय तक सिंगौरगढ़ के किले में निवास करते हैं। 1545 की बात थी, उस समय संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है और दलपत शाह के हाथों में शासन आ जाता है। दलपत शाह 5 वर्ष तक शासन कर पाते हैं, लेकिन 5 वर्ष में ही इनकी जो तबीयत है बहुत ही खराब होती रहती है, और तबीयत खराब हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1550 में वीर नारायण, जो कि अल्पवयस्क होते हैं, सिर्फ 5 वर्ष के होते हैं, इनके हाथों में सत्ता आ जाती है। चूंकि ये अल्पवयस्क होते हैं, 5 वर्ष के होते हैं, इसलिए यह राजपाट को सही तरीके से नहीं चला पाते, और इनकी संरक्षिका के रूप में शपथ कौन लेती हैं? रानी दुर्गावती। और रानी दुर्गावती 1550 में जो गढ़मंडला है उसकी सत्ता अपने हाथों में ले लेती हैं, और गढ़मंडला की सत्ता इस तरीके से चलाते हैं कि गढ़मंडला रानी दुर्गावती के समय जो है स्वर्ण काल कहा जाने लगता है। गढ़मंडला का मतलब वह इतना विस्तृत या समृद्ध हो जाता है, गढ़मंडला इतना विस्तृत हो जाता है, इतना समृद्ध हो जाता है कि अकबर की निगाहें भी उस पर पड़ने लगती हैं। आगे क्या होता है? आसफ खां के नेतृत्व में अकबर इनके यहाँ पर सेना भेजता है। चूंकि एक कहानी है, कहा जाता है कि इनका एक घोड़ा था, जो घोड़ा था सफ़ेद कलर का था, तो अकबर ने वो घोड़ा मांगा था, लेकिन उन्होंने घोड़ा देने से मना कर दिया था, और मना करने के कारण और अकबर की इस जो सत्ता है उसको स्वीकार ना करने के कारण अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी, और सेना भेजने के कारण इन दोनों का युद्ध हुआ, आसफ खां और रानी दुर्गावती का युद्ध हुआ, और युद्ध में पहली बार ये विजित हो जाती हैं और बाद में पराजित हो जाती हैं, और अपनी ही कटार निकाल कर आत्मदाह कर लेती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है, जो दलपत शाह का वंश चल रहा होता है वो यहां पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वीर नारायण क्या करते हैं यहां पर? रानी दुर्गावती वहां पर अपने आप का क्या कर लेती हैं? आत्महत्या कर लेती हैं, या अपने आप को शहीद कर लेती हैं। उनका पुत्र वीर नारायण जो होता है, वीर नारायण बच जाता है। क्लियर है? वीर नारायण की कहानी हम बाद में देखेंगे, बाद में मुगल शासक द्वारा इनकी भी हत्या कर दी जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका वंश यहीं समाप्त हो जाता है। फिर जैसे ही वीर नारायण की हत्या कर दी जाती है, तो वीर नारायण के बाद जो संग्राम शाह का दूसरा पुत्र होता है चंद्र शाह, वो शासन की सत्ता स्वीकार कर लेता है। चंद्र शाह के बाद मधुकर शाह इनका पुत्र होता है, शासन संभालता है। मधुकर शाह के बाद हृदय शाह आते हैं, हृदय शाह के बाद नरेंद्र शाह आते हैं। इस तरीके से इनकी वंशावली चलती रहती है। आखिरी में 1857 की क्रांति के समय पर शंकर शाह और रघुनाथ शाह शासन की सत्ता को स्वीकार करते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि जो गोंडवाना वंश है वह मराठाओं के नियंत्रण में चला जाता है, लेकिन फिर भी गोंडवाना वंश के जो शासक हैं शंकर शाह और रघुनाथ शाह छोटे से क्षेत्र में शासन करते रहते हैं और अपने वंश के साम्राज्य को बनाए रखते हैं। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जो थे वह जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट में विद्रोह को भड़काते हैं। वह कोशिश करते हैं कि वहां पर जो भी हिंदू सैनिक होते हैं उन्हें अपनी तरफ कर लें, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश शासन की हड़प की नीति चल रही थी उसका हम विरोध करें, और उनमें ही हम क्या करें? दंगे करवा दें। इससे ब्रिटिश सरकार इनसे क्रोधित हो जाती है। इनको पकड़वाकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जबलपुर में ही तोप के सामने रखवाकर इनको उड़वा देती है। और ये घटना जहां पर होती है वो अभी वर्तमान में जो स्थान है वो आपका जबलपुर का हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के सामने जो इनको तोप के सामने रखकर उड़ाया जाता है वो जबलपुर में जो हाई कोर्ट है उसके सामने किया जाता है। फिर जैसे ही इनकी हत्या कर दी जाती है तो गढ़मंडला में बहुत ज़्यादा आग भड़क जाती है, लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह करने लगते हैं, और जो रामगढ़ की रानी है अवंतीबाई वो भी 1857 की क्रांति में शामिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके ही प्रमुख होते हैं। रामगढ़ की रानी जो अवंतीबाई होती हैं वो छोटी सी रियासत होती है गोंडवाना रियासत के ही अंतर्गत, और वो फिर 1857 की क्रांति में भाग ले लेती हैं। तो क्लियर हुआ? ये कहानी समझ में आई कि किस तरीके से गोंडवाना रियासत की कहानी चल रही है, वंशावली चल रही है। पहले जो बड़े पुत्र थे दलपत शाह वह शासन करते हैं। दलपत शाह की मृत्यु हो जाने के बाद बहुत कम समय तक शासन कर पाते हैं, 5 वर्ष तक कर पाते हैं। फिर उनका अल्प वयस्क जो पुत्र होता है वीर नारायण शाह वो शासक बन जाता है, लेकिन इनकी संरक्षिका कौन बन जाती है? रानी दुर्गावती बन जाती हैं। रानी दुर्गावती कुछ समय तक शासन करती हैं, लेकिन जब अकबर यहाँ पर आक्रमण करता है तो आक्रमण के कारण ये आसफ खां से पराजित हो जाती हैं, और पराजित होने के कारण यह आत्मदाह कर लेती हैं।
आत्महत्या कर लेती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं, अपनी ही कटार निकालकर, और शहीद हो जाती हैं। फिर उसके बाद चंद्रशाह के हाथों में सत्ता आ जाती है। चंद्रशाह के बाद मधुकर शाह, मधुकर शाह के बाद हृदय शाह, हृदय शाह के बाद नरेंद्र शाह, और नरेंद्र शाह के बाद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के हाथों में सत्ता आ जाती है। बाद में 1857 की क्रांति में ये पराजित हो जाते हैं, और पराजित होने के बाद ये जो सत्ता है किसके हाथों में चली जाती है? ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली जाती है। और बाद में स्वतंत्र प्राप्ति के साथ ही ये जो रियासत है, गोंडवाना रियासत, मध्य प्रदेश में शामिल कर ली जाती है और रियासत की समाप्ति हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दलपति शाह के विषय में पढ़ लेते हैं। तो दलपति शाह कौन थे? ये संग्राम शाह के ही पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, और उनके बाद इस सिंहासन पर बैठे थे, और लंबी बीमारी के बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात कर लेते हैं रानी दुर्गावती की। तो मैंने आपको बताया था कि दलपति शाह की पत्नी थी रानी दुर्गावती। दलपत शाह की मृत्यु हो जाने के बाद उनका जो अल्पवयस्क पुत्र होता है वीर नारायण, वह शासन की सत्ता को स्वीकार करता है, और शासन की सत्ता तो स्वीकार करता है, लेकिन वह अल्पवयस्क होने के कारण उनकी संरक्षिका के रूप में शपथ कौन लेती हैं? रानी दुर्गावती लेती हैं, और गढ़मंडला की सत्ता को अपने हाथों में ले लेती हैं। इनकी बात करें तो इनका जो समय था वो 1524 से 1564 ईस्वी तक रहा था। 1524 में इनका जन्म होता है, और 1550 ईस्वी में यह सत्ता को अपने हाथों में ले लेती हैं। यह कौन थी? तो यह कलिंजर के शासक कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। कहां की थी? कीर्ति सिंह चंदेल की पुत्री थी। जो चंदेल शासक थे उनकी ही पुत्री थी, और चंदेल शासक कहां के थे? कलिंजर के थे, तो उनकी पुत्री थी। और इनका विवाह है गौड़वंशीय शासक जो दलपति शाह था इनके साथ हो गया था। दलपति शाह की फिर रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, और मैंने आपको कहानी बताई है। तो क्या होता है, इनका जो केंद्र होता है वो क्या होता है? गढ़ा जबलपुर होता है। जब ये सत्ता स्वीकार करती हैं तो उस समय मुख्य केंद्र क्या होता है? जबलपुर होता है। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण सिंह का राज्याभिषेक कर शासन का संचालन अपने हाथों में ले लिया। जैसे ये शासन का संचालन अपने हाथों में लेती हैं तो बहुत सारी कार्य करती हैं। गढ़मंडला के अंतर्गत बहुत सारे कार्य करती हैं। ध्यान रखिए, गढ़मंडला नहीं, सॉरी, जबलपुर के अंतर्गत। जबलपुर जो गोंडवाना रियासत थी उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य करती हैं। कौन कौन से कार्य करती हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह दलपति शाह के देहांत के बाद गढ़मंडला का शासन स्वीकार कर लेती हैं, शासन को संभाल लेती हैं, और जबलपुर को अपना मुख्य केंद्र बना लेती हैं। और राज्य के अंदर बहुत सारे मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाओं का निर्माण कराती हैं, ताकि वहां की जनता को कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जबलपुर में 7 तालाबों का निर्माण करवाती हैं। कितने तालाबों का? 7 तालाबों का। जैसे खुद के नाम पर रानी ताल और अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल जैसे तालों का निर्माण कराती हैं। 16 वर्ष तक ये शासन करती रहती हैं, और जो साम्राज्य होता है उस साम्राज्य को बहुत ही समृद्ध कर देती हैं। अनेक युद्ध भी लड़ती हैं। जैसे सबसे पहले यह अफगानों से युद्ध लड़ती हैं, अफगानों के साथ युद्ध होता है, अफगानों को पराजित कर देती हैं। पराजित करने के बाद उन्हें वहां से भगाती नहीं हैं, उनको भी अपने शासन में समाहित कर लेती हैं, उनके लोगों को अपने यहाँ पर संरक्षण देती हैं, और अपनी सेना को बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करती हैं। अफगानी पद्धति से अपनी सेना को संरक्षित करती हैं, अपनी सेना को सुदृढ़ करती हैं। उसके बाद जो मुस्लिम शासक बाज बहादुर है, चूंकि इनका जो क्षेत्र था बहुत विस्तृत हो गया था, मालवा तक क्षेत्र पहुंच गया था, तो मालवा का शासक जो बाज बहादुर है, जो कि आप मांडू में आपने पढ़ा होगा कि बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम गाथाओं के लिए मांडू को जाना जाता है, तो वही बाज बहादुर, उसको भी लगा कि यार जो रानी है वो महिला है, तो एक बार क्यों ना यहाँ पर देख लिया जाए, आक्रमण करके देख लिया जाए। यदि इसको हम समाहित कर लेंगे, यदि जीत लेंगे, तो हमारा साम्राज्य विस्तृत हो जाएगा। तो इन्होंने कई बार आक्रमण किया, और कई बार रानी दुर्गावती और बाज बहादुर के मध्य युद्ध हुए, लेकिन हर बार बाज बहादुर की पराजय हुई। उसके बाद इनका राज्य इतना समृद्ध हो चुका था कि इनके राज्य पर निगाहें किसकी पड़ी? अकबर की पड़ी। अकबर ने इसके राज्य को जीतने के लिए, अपने राज्य में समाहित करने के लिए, उन्होंने आसफ खां के नेतृत्व में, इनका सेनापति था अकबर का, उनके नेतृत्व में सेना भेजी 1564 में। 1564 में जब सेना भेजी तो रानी दुर्गावती और मुगल शासक की तरफ से जो इनका सेनापति आसफ खां था, इनके मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ। कुछ विकट परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों के कारण रानी दुर्गावती, जो कि एक बनी हुई रणनीति के तहत युद्ध करना चाह रही थी, वह रणनीति सफल नहीं हो पाई, और पहली बार तो ये जीत जाती हैं, लेकिन दूसरी बार यह चारों तरफ से सेनाओं से घिर जाती हैं। आसफ खां की मध्य सेना बहुत ज़्यादा होती है, और रानी पहले से ही घायल हो चुकी होती हैं, और उनकी सेना भी बहुत कम हो चुकी होती है, जिस कारण से यह पराजित हो जाती हैं।
इनको लगता है कि मैं यदि बंदी बन जाऊंगी तो मुझे मुगल शासक के अंतर्गत शासन करना पड़ेगा, और वो कहती हैं कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन किसी के अंतर्गत या किसी की दासी बनना पसंद नहीं करूंगी। तो वह क्या करती हैं, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर स्वयं की कटार निकालकर आत्महत्या कर लेती हैं। वह कटार अपने शरीर में भोंक कर अपने प्राण को त्याग देती हैं। इनका पुत्र वीर नारायण यहां से बच जाता है, और बचने के बाद फिर बाद में मुगल शासकों के द्वारा उसे भी पकड़कर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। क्लियर हुआ? तो ये कहानी आपको समझ में आई, ये इनकी उपलब्धियां समझ में आई। बात कर लेते हैं चंद्र शाह। मैंने आपको बताया था कि यहां पर दलपति शाह का वंश खत्म हो जाता है, फिर दलपति शाह का ही भाई रहता है चंद्र शाह, वह सत्ता स्वीकार कर लेता है। और जो चंद्र शाह होता है वो क्या होता है, दलपति शाह का भाई होता है। रानी दुर्गावती के बाद यह शासन को स्वीकार करता है, सत्ता को स्वीकार करता है, और यह मुगलों के अंतर्गत स्वतंत्र एवं सहायक के रूप में कार्य करता रहता है, क्योंकि इसके बाद जो शासन है यहाँ का, वो शासन किनके हाथों में चला जाता है, मुगलों के हाथों में चला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए फिर आते हैं नरहरि शाह, और नरहरि शाह गोंड वंश के क्या होते हैं, अंतिम शासक होते हैं। इसके बाद इनकी शासन पद्धति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो क्लियर हुआ? ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये चल रहा था। कुछ चीजें हैं वो आप समझ लीजिए कि 1781 में गढ़मंडला किसके अधीन पहुंच जाता है, मराठाओं के अधीन पहुंच जाता है। 1857 ईस्वी तक ये मराठाओं के अधीन रहता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ छुटपुट जगहों पर जो गोंडवाना वंश है उनके शासक चलते रहते हैं और शासन करते रहते हैं। और जब 1857 की क्रांति होती है तो जो गौड़ शासक होते हैं वह उनका नेतृत्व कौन करते हैं, शंकर शाह, और उनके पुत्र उनके पुत्र जो रघुनाथ शाह हैं वो दोनों ही करते हैं। तो ये दोनों ही 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। इनकी कहानी मैंने पहले ही बताई है कि ये क्या करते हैं, जो जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट होती है उसमें फूट डालने का कार्य करते हैं। वो सोचते हैं कि जो 52वीं रेजिमेंट है इसमें जो हिंदू सैनिक हैं उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे और हम अंग्रेजों को परास्त कर देंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगा देंगे। लेकिन इनकी यह योजना असफल सिद्ध हो जाती है, और असफल सिद्ध होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और इन्हें तोप के सामने लाकर तोप से उड़वा दिया जाता है। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति में जो शासक होते हैं शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह, इनकी पराजय हो जाती है, और बाद में इसे ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता है। और ब्रिटिश शासन में कब तक रहता है, ये भारत की स्वतंत्रता तक रहता है, और भारत की स्वतंत्रता के साथ ही यह जो रियासत होती है गोंडवाना रियासत वह समाप्त हो जाती है। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से गोंडवाना रियासत कब से प्रारंभ हुई, कब तक चली, किस तरीके के कौन कौन से प्रमुख शासक थे, उन्होंने किस तरीके से शासन किया, उसको हमने समझने का प्रयास किया। कुछ शब्दावली आ जाती है, मान लीजिए 3 नंबर में आ जाती हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सरमन कौन था, तो रानी दुर्गावती का घोड़ा था जो कि सफेद कलर का था, और अकबर का इस पे क्या आ गया था, मन आ गया था, और वह इसे प्राप्त करना चाह रहा था। और इसी के कारण जो अकबर था उसने किस पर अटैक किया था, रानी दुर्गावती पर अटैक किया था, और किसके द्वारा, आसफ खां के द्वारा किया था। आधार सिंह कौन था, तो आधार सिंह रानी दुर्गावती का प्रधानमंत्री था, और इसी के नेतृत्व में रानी दुर्गावती युद्ध किया करती थी। बाज बहादुर को भी इसी के नेतृत्व में पराजित करती हैं, और आसफ खां को भी पहली बार इसी के नेतृत्व में पराजित करती हैं। नरई नाला क्या था, तो नरई नाला एक स्थान था जहां पर रानी दुर्गावती और आसफ खां के मध्य युद्ध हुआ था। ध्यान रखिए, नरई नाला में रानी दुर्गावती ने योजना बनाई थी कि नरई नाला में हम आसफ खां को पराजित कर देंगे। क्यों? क्योंकि नरई नाला सकरा था, और ये सोच रही थी कि सकरे स्थान से यदि आसफ खां की सेना आती है तो हम ऊपर से पत्थरबाजी कर देंगे और इस तरीके से हम इसकी सेना को पराजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही युद्ध करने के लिए जाती हैं तो नरई नाला में बरसात के कारण पानी भर जाता है, और पानी भर जाने के कारण यह वहां पर नहीं जाती, इन्हें युद्ध खुले स्थान पर करना पड़ता है, और आसफ खां की सेना के द्वारा इसे इन्हें घेर लिया जाता है, जिस कारण से ये पराजित हो जाती हैं। चौरागढ़ का जौहर क्या था, तो चौरागढ़ में मैंने आपको बताया था कि जो रानी दुर्गावती है, रानी दुर्गावती पराजित हो जाती है युद्ध में। पराजित हो जाने के बाद इनका जो अल्पवयस्क पुत्र होता है वीर नारायण सिंह, वह चौरागढ़ के किले में भाग जाता है। और चौरागढ़ का किला चूंकि रानी दुर्गावती के समय ये बहुत ही प्रसिद्ध रहता है, और यहाँ पर रानी दुर्गावती की जितनी भी संपत्ति होती है, जितना भी धन संपदा होती है, वह यहाँ पर एकत्रित होता है। तो मुगल शासकों के द्वारा फिर चौरागढ़ के किले पर आक्रमण किया जाता है, और आक्रमण के डर से यहाँ की जो बहुत सारी महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वह एक साथ जौहर कर लेती हैं, और वीर नारायण को पकड़कर वीर नारायण की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। क्लियर हुआ? तो इसी को क्या कहा जाता है, चौरागढ़ का जौहर कहा जाता है। कहा जाता है कि मुगल शासकों को यहाँ से
बहुत ज़्यादा धन संपदा की प्राप्ति हुई थी। गोंडवाना रियासत की हम स्थापत्य कला की बात कर लेते हैं कि गोंडवाना रियासत के अंतर्गत कौन कौन से महलों का निर्माण किन किन शासकों के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले शासक की बात कर लेते हैं संग्राम शाह। संग्राम शाह क्योंकि यहाँ के महान शासक थे और इनके द्वारा बिजामन मठ, संग्राम सागर झील और 52 गढ़ों की स्थापना की थी। किन किन की स्थापना की गई थी? बिजामन मठ की स्थापना की गई थी, संग्राम सागर झील की स्थापना की गई थी और 52 गढ़ों की स्थापना की गई थी। 52 गढ़ों में कुछ गढ़ महत्वपूर्ण हैं जिनको आप ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि धमोनी का गढ़, जो धमोनी है, धमोनी का किला है, वहां पर धमोनी उर्स भी लगाया जाता है मस्तान अली शाह की दरगाह पर। तो जो धमोनी का किला है वह कहां पर है? सागर में है। ऐसे ही जो गड़ाकोटा है वह गड़ाकोटा तहसील के अंतर्गत आता है और गड़ाकोटा भी कहाँ आता है? सागर में आता है। तो यहाँ का जो किला था वो भी किसके द्वारा बनाया गया था? संग्राम शाह के द्वारा बनाया गया था। फिर राहतगढ़, राहतगढ़ किले का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया था? संग्राम शाह के द्वारा किया गया था और यह राहतगढ़ के अंतर्गत आता है और राहतगढ़ किसके अंतर्गत आता है? सागर के अंतर्गत आता है। इसके बाद गढ़पहरा का किला, इसका निर्माण भी सागर में किया था और किसने किया था? संग्राम शाह ने। सिंगौरगढ़ का किला दमोह में आता है और चौरागढ़ का किला नरसिंहपुर में आता है। तो ये 52 गढ़ों में से बहुत सारे गढ़ हैं। इनमें से प्रमुख गढ़ कौन कौन से हैं? धमोनी है, गड़ाकोटा है, राहतगढ़ है, गढ़पहरा है, सिंगौरगढ़ है और चौरागढ़ है। क्लियर है? इसकी विशेषता मैं बता चुका हूं कि जो सिंगौरगढ़ है दमोह, यहां पर रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था और कुछ समय तक वह सिंगौरगढ़ में ही रही थी। चौरागढ़ का किला, इसकी भी विशेषता है कि चौरागढ़ के किले में क्या हुआ था? यहां पर बहुत सारी महिलाओं ने क्या कर लिया था? आत्मदाह कर लिया था। क्लियर है? चलिए फिर हृदय शाह की बात करते हैं। तो हृदय शाह ने किन किन चीजों का निर्माण करवाया था? तो इन्होंने काला पहाड़ रामनगर मंडला में इसका निर्माण करवाया था। ध्यान रखिएगा, रामनगर मंडला में जितनी भी इमारतें हैं या जितने भी किले हैं या जितना भी स्थापत्य है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हृदय शाह के द्वारा कराया गया था। तो काला पहाड़, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, पत्थरों को एकत्रित किया गया है, उससे एक पर्वत का निर्माण किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह जादू टोना के द्वारा निर्मित किया गया है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इन्हें हृदय शाह द्वारा निर्माण कराया गया था इनका। तो काला पहाड़, उसके बाद दलबादल महल, दलबादल महल के बाद रानी बेगम महल और रामनगर अभिलेख और मोती महल। तो इन सभी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हृदय शाह के द्वारा कराया गया था। कौन कौन से हो गए? काला पहाड़ हो गया, दलबादल महल हो गया, रानी बेगम महल हो गया, रामनगर अभिलेख। रामनगर अभिलेख की विशेषता यह है कि रामनगर अभिलेख से जो गोंडवाना रियासत है इसके वंशजों की वंशावली मिलती है, अर्थात सभी राजाओं के जो शासनकाल है उसके विषय में जानकारी मिलती है। और मोती महल, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हृदय शाह के द्वारा कराया गया था। और इस सभी के सभी कहां पर हैं? रामनगर मंडला में ही स्थित हैं। नरेंद्र शाह के द्वारा मंडला के किले का निर्माण कराया गया था। किसका निर्माण कराया गया था? मंडला के किले का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों इस तरीके से गोंडवाना रियासत के अंतर्गत जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको समझाने का प्रयास किया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना क्या हो सकती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 नंबर के प्रश्नों में कोई भी राजा पूछ लिया जाएगा या फिर किला पूछ लिया जाएगा या घटना पूछ ली जाएगी। यदि हम 5 नंबर के प्रश्नों की बात कर लेते हैं तो किसी पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है या यहाँ की स्थापत्य कला भी पूछी जा सकती है। लेकिन यदि 11 नंबर के प्रश्नों की बात करें तो 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूरी की पूरी गोंडवाना रियासत पूछी जा सकती है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली रियासत के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।